रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी का करियर मंत्र प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज रविवार के दिन खुश होंगे, मस्त होंगे। और इस समय पता ही होगा आप लोग को, पूरे भारतवर्ष में निर्वाचन का एक पर्व चल रहा है और इसी टाइम पे मैं आप लोग के सामने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था लेकर के आपके सामने आया हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको शून्य से शिखर तक, मतलब एकदम बेसिक से लेकर के अंतिम स्तर तक जितने भी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस से लेकर के अन्य वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं, कि वो सारी चीज़ें मैं आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा दूँ यहाँ पे। और वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, तो इसी को देखते मद्देनज़र जो हमने निश्चित किया है कि आपको जो हम पढ़ाएंगे आज, तो आपका जो टॉपिक होगा संसद। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो संसद से करेंगे, और पूरी कोशिश मैं करूंगा कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ एकदम मैं क्लियर करा दूं, कि आपको इसके बाद अनावश्यक कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज संसद से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी आपकी है वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है संसद, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो ये हमारा विषय है कि आने वाले हर प्रतियोगी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। और वर्तमान में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस टाइम पे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपीपी, और बात करें तो बिहार बीपीएससी, बिहार भर्ती बोर्ड जो शिक्षक पद की परीक्षा कराता है, अन्य एग्जामिनेशन पेंडिंग है। और इन सारे एग्ज़ाम के लिए जो आपका टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं ये इस चीज़ की आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंटेंट मैं आपको दूंगा वो अनावश्यक नहीं होगा और बिल्कुल आपके लिए लाभदायक होगा। एकदम बेसिक से लेकर के एकदम अंतिम तक जो भी चीज़ होंगी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पे। तो आइए, हम लोग शुरू करते हैं आज संसद। संसद पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि संसद है क्या, संसद काम क्या करती है, आखिर में संसद बनाई गई क्यों। तो बाकी सब लोगों को पता होगा कि जो हमारी संसद है वो स्थित कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। संसद का काम क्या है, संसद हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने की। संसद जो है हमारे देश की कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था, देश की सबसे बड़ी संस्था किसका निर्माण करती है, कानून का। ठीक। तो अगला चीज़ आता है कि संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद बनती कैसे है, संसद के अंग कितने होते हैं। तो संसद के जो हमारे अंग होते हैं वो होते हैं 3 अंग। कितने अंग होते हैं, 3 अंग। जो संसद का निर्माण होता है वो होता है राष्ट्रपति से, संसद का निर्माण होता है राज्यसभा से, और संसद का निर्माण होता है लोकसभा से। यही 3 चीज़ें मिला करके किसका निर्माण करते हैं, संसद का। और यही तीनों कहीं न कहीं देश के कानून बनाने में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि देश की सर्वोच्च संस्था कानून बनाने की कौन सी है, तो वो कौन सी है, संसद। संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे संसद के कुल 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। और यही कहीं न कहीं तीनों लोग जो होते हैं कानून बनाने में अपना क्या करते हैं, योगदान करते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज़ आप कहेंगे कि सर कानून बनाने की संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे हर राज्य में अपनी एक विधानसभा होती है, विधानसभा भी अपना कानून बनाती है। लेकिन जो राज्य की विधानसभा अपना कानून बनाती है उसका कानून का एक दायरा होता है, जो उस राज्य क्षेत्र की सीमा होगी उसका कानून उसी दायरे तक होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अगर कोई कानून बनाती है तो उसका दायरा उत्तर प्रदेश की सीमा होगी, बिहार कोई कानून बनाता है तो बिहार होगी। लेकिन अगर संसद कोई कानून बनाती है तो इसकी सीमा जो शुरू होती है हमारी लद्दाख,
लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, और अगर इधर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक, गुजरात तक। मतलब पूरे भारतवर्ष में इसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं, मान्य होते हैं, और पूरे भारतवर्ष के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक। अब संसद के अंग कितने होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आज हम लोग चूज करेंगे, राष्ट्रपति। जो हमारा पहला टॉपिक आज का होगा, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। आखिर में राष्ट्रपति है कौन, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या राष्ट्रपति इतना ज़रूरी था हमारे संसद के लिए, ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत देश हमारा नियम और कानून से चलता है। भारत देश हमारा किससे चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान का निर्माण किसने किया था, हमारी संविधान सभा ने किया था। और जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और इस संविधान में एक व्यवस्था की गई थी कि जो भी चीज़ें मूल संविधान में जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, चाहे कोई भी पद हो, चाहे कोई भी व्यवस्था, उसके लिए एक क्या बनाया गया था, अनुच्छेद बनाया गया था। तो कोई भी संवैधानिक पद जो होगा उसके लिए एक क्या होगा, अनुच्छेद होगा। ठीक। तो अगर हम लोग संसद में बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात कर लें तो राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। वरीयता क्रम में अगर हम लोग बात करें तो देश का क्या होता है, ये प्रथम नागरिक होता है। कौन, हमारा राष्ट्रपति। देश की एकता और अखंडता का क्या होता है, ये प्रतीक होता है। तो आप कहेंगे सर मूल संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया तो राष्ट्रपति के लिए कोई ना कोई एक अनुच्छेद होगा। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो हमारे देश का होता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और देखिए संविधान में जो होगा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, शैल बी। होगा शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, शैल बी। शैल बी जोर देकर के एक चीज़ कहता है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस राष्ट्रपति के पद को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, और न तो ये पद कभी भी खाली हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति का पद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, और न तो ये पद कभी भी खाली रह सकता है, कभी भी नहीं। ये हमारे मूल संविधान में व्यवस्था की गई है। ठीक। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर। अब एक चीज़ है कि भाई भारत का राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति बनेगा कौन, राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, कोई ना कोई एक योग्यता निर्धारित की गई होगी। जैसे अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश PCS का भरते हैं, UPP का भरते हैं, दरोगा का भरते हैं, टीचर का भरते हैं, तो निकल के नोटिफिकेशन आता है कि भाई इसके लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 10+2 चाहिए, उम्र 21 साल चाहिए, 18 साल चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए या इस प्रदेश का नागरिक होनी चाहिए, उसकी योग्यता होती है। उसी तरह अगर देश का कोई राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए होगी, योग्यता। कौन व्यक्ति देश का चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रपति। भाई इसके लिए तो कुछ टर्म्स कंडीशन बनाई गई होगी। तो इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो अनुच्छेद 58 में। किसमें बनाई गई थी, अनुच्छेद 58 में। और अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता। आखिर में कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी फॉर्म भरे होंगे, अब जैसे मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र है 16 साल, अब उसकी लंबाई भी है, क्वालिफिकेशन भी है, वो 10+2 पास भी अगर वो चाहता है उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरना तो नहीं भर सकता। क्यों, क्योंकि उसकी योग्यता क्या है, एटलीस्ट 18 साल उम्र होनी चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति के लिए योग्यता तो बनाई, क्योंकि देश का पहला पद है वरीयता क्रम के अनुसार, तो इसके लिए भाई पूरी एक व्यवस्था बनाई गई होगी। तो पहली योग्यता बनाई जाती है कि वो क्या होना चाहिए, भारत देश का नागरिक। वो देश का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। प्रथम जो योग्यता है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। एक चीज़ और समझिए, कोई विदेशी व्यक्ति चाहे अमेरिका का हो चाहे इंग्लैंड का हो, अगर वो भारत का नागरिक हो जाता है तो वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या होता है, योग्य होता है।
अभी नहीं कि आप कहेंगे कि सर कोई अमेरिका का व्यक्ति आया 1000, 2000, 10, 20 हज़ार करोड़ का आदमी और आकर के कहे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या कहती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी, पहले भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन कभी भी बनाए क्या कोई विदेशी व्यक्ति जो कनाडा का है, अमेरिका का है, इटली का है, वो भारत की नागरिकता अगर उसके पास है तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ सकता है। जिसका उदाहरण है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो इटली की थी, भारत में आई, भारत की नागरिक हुई, उसके बाद देखिए रायबरेली से कई टर्म से क्या है, वो सांसद है। दूसरी योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति की, देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी उम्र जो होती है एटलीस्ट कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु क्या हो गई हो, उसकी पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष तक हम लोग मान लेते हैं कि व्यक्ति मैच्योरिटी की अवस्था को क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। तो उसकी जो एज होती है कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता होती है कि भाई वो पागल दिवालिया ना हो। अब जाहिर सी बात है कि किसी पागल या किसी दिवालिया व्यक्ति को हम देश का प्रथम पद तो देंगे ही नहीं, भाई एक वैधानिक पद है तो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला जो अगर हम लोग कह सकते हैं कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अब यहाँ से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को आते हैं। आप तो रट लेते हैं कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद होता क्या है, पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि लाभ का पद होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि लाभ का पद कौन सा पद है, किस पद को हम लाभ का पद कहते हैं, और इस लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है। आखिर में कौन बताता है कि ये लाभ का पद है, सुप्रीम कोर्ट बताती है कि संसद तय करती है, कि मंत्रिपरिषद तय करती है, कि प्रधानमंत्री तय करते हैं। आखिर में कोई भी पद लाभ का पद है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, और किस पद को लाभ का पद कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लाभ का पद आखिर में होता क्या है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए कौन कौन सा पद पहले लाभ के पद में नहीं आता है। लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद में नहीं है। लाभ का पद कौन सा नहीं है, तो हमारे देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता है। दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, अगला राज्यों के विधायक, विधान परिषद, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद में नहीं आने का मतलब कि इनको लाभ के पद में नहीं लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब उसको राज्यपाल के पद से त्यागपत्र पहले नहीं देना होगा, वो राज्यपाल है, राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हार गया तो पुनः अपने राज्यपाल के पद पे आकर के बन जाएगा। कोई व्यक्ति अगर विधायक है, विधायक रहते हुए वो सांसदी का चुनाव लड़ सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चुनाव हार गया तो विधायक का उसका पद क्या है, बना हुआ है। तो इन सब पदों को हम लोग लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव हार जाता है तो उपराष्ट्रपति आकर के अपना बन जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसको लाभ के पद पे नहीं रखा गया है, क्योंकि हमारे नेता लोग कहते हैं, राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं कि जो हमारी राजनीति है, ये पद है, ये राजनीति सेवा का भाव है। राजनीति किसका भाव है, सेवा का भाव। और सेवा जो होता है वो लाभ के पद में नहीं आता है। अब इसके अलावा सोचिए कि कोई व्यक्ति पुलिस है, कोई व्यक्ति दरोगा है, कोई व्यक्ति आईएएस है, कोई पीसीएस है, इवन कोई एक सरकारी कॉलेज में चपरासी भी है। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है और ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है वो, कि वो देश का नागरिक भी है, जैसे मैं हूँ, उम्र भी 35 वर्ष है, मेरी भी हो चुकी है, कोई लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद मतलब कि अगर वो कोई एक सरकारी पद रखे हुए है, कहीं पे वो दरोगा है या किसी जिले का जिलाधिकारी है, तो पहला काम उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने पद से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा।
अपने पद से त्यागपत्र देगा, त्यागपत्र देने के बाद तब जा करके क्या लड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव। जीत गया तो ठीक, हार गया तो न राम रहे न रहीम, यहाँ से भी गायब। तो देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे नेताओं ने बना दी है कि ये सब सारे पद जो होंगे लाभ के पद में नहीं आएंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी पद होगा वो किस में आएगा, लाभ के। कोई अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और उससे जुड़े हुए हैं और वैधानिक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको उससे भी क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। बिना त्यागपत्र दिए हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाभ के पद में कौन नहीं आता है, तो आप कह देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद अर्थात विधायक, विधान परिषद, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। बहुत सारे देखते होंगे आप लोग विधायक को, जो विधायक रहते हुए सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। बहुत से देखे होंगे कि जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, राज्यपाल रहते, उन्होंने किसका चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। जगदीप धनखड़ जी थे, राज्यपाल रहते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, ठीक ना। तो ये सब पद जो होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। किस पद में आते हैं, ये सेवा के पद में आते हैं, क्योंकि ये जनता की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक ना। ये क्या है, सेवक। तो ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि लाभ का पद है, अब ये पद लाभ का पद नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे पद लाभ के पद में आते हैं, इसका निर्णय करेगा कौन? आखिर में कौन बताएगा कि ये लाभ का पद है और ये लाभ का पद नहीं है? तो कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं है, इसका जो निर्णय करती है हमारी संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। और आपको पता है कि संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से। मतलब यही हमारे नेताजी लोग जा करके यहाँ बैठते हैं और यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पद लाभ का पद होगा और कौन सा पद लाभ का पद नहीं होगा। ये लोग डिसाइड करते हैं। 3 लोगों ने कह दिया कि भाई हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग लाभ के पद में नहीं है, बाकी जो अधिकारी हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं वो मेवा खा रहे हैं, तो उनका पद किस में है, लाभ के पद में है। तो सोचिए आप कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं और आप चाहते हैं, या आप दरोगा हैं, या आप कहीं PCS रैंक के अधिकारी हैं, IAS रैंक के अधिकारी, और आप चाहते हैं कि नहीं कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ लूँ, विधान परिषद का चुनाव लड़ लूँ और चुनाव जीत जाऊँगा तो ठीक, और हार जाऊँ तो फिर अपना पद पे आकर ज्वाइन कर लूँ, तो नहीं, आपको अपने पद से क्या देना पड़ेगा, पहले त्यागपत्र, क्योंकि आपका पद किस में आता है, लाभ के पद में। और बाकी ये सब सारे पद लाभ के पद में नहीं आते, क्योंकि कानून तो इन्हीं को बनाना है। अब जब कानून मुझे बनाना है तो कानून भाई अपने हिसाब किताब से हम बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन बनाता है आपका कि निम्न में से लाभ का पद नहीं है, तो ये सब लाभ के पद में नहीं है। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। कौन करती है, संसद। तो जो राष्ट्रपति होना चाहिए वो राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगली जो कंडीशन हमारी बताती है कि एटलीस्ट लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात वो जनता के बीच में क्या हो, लोकप्रिय हो। क्योंकि लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, जनता का सदन, और जनता का सदन का मतलब कि उसकी लोकप्रियता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा क्या कि देश की सबसे बड़ी संस्था कानून बनाने की कौन सी है, संसद। संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश भर में लागू होता है। कहाँ लागू होता है, पूरे देश भर में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो ये है कि भाई इतनी बड़ी संस्था है कानून बनाने की, तो इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे एक परिवार है, परिवार का निर्माण कैसे होता है, घर परिवार का निर्माण भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, बच्चों से। उसी तरह संसद का निर्माण कैसे होता है, तो संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या उठाया था, राष्ट्रपति। कौन सा उठाया था, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने बताया कि राष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम के अनुसार देश का पहला पद होता है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। अब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, तो संविधान में अगर जिसका उल्लेख किया गया मूल संविधान में, तो उसके लिए एक अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। अब ऐसा नहीं कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि साहब राष्ट्रपति है, बिना मतलब का एक पद है, इसका कोई काम नहीं है, 5 लाख रुपये सैलरी लेता है, इस पद को समाप्त कर दिया जाए, तो नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इस राष्ट्रपति के पद को न तो कभी समाप्त किया जा सकता है, न तो इस पद को कभी खाली किया जा सकता है। कौन से कहता है, अनुच्छेद 52, ठीक। अब अगली चीज आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा कौन। भाई ये तो है नहीं कि भारत में राजशाही तो है नहीं, भारत में राजशाही नहीं है ना कि चलिए ठीक है, एक राजा का परिवार, उसके परिवार, उसका बेटा, उसका बेटा, बेटा का बेटा, बेटे की बेटी, भाई लोग बनते जा रहे हैं। भारत क्या कैसा देश है, गणतंत्र देश है। भारत कैसा देश है, गणतंत्रात्मक।
और गणतंत्र की ये विशेषता होती है, जैसे होता है ना कि लोकतंत्र और गणतंत्र, इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है। तो गणतंत्र की एक विशेषता होती है कि जो देश का पहला पद होता है, देश का पहला जो पद होता है, पहला नागरिक, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो जनता के द्वारा चुन के आता है। और जबकि इंग्लैंड का जो पहला पद है, जो फर्स्ट पर्सन, वो वंशानुगत है, वो राजा या रानी के परिवार से ही होगा। अब हमारे यहाँ देखिए, इससे पहले राष्ट्रपति कौन था? रामनाथ कोविंद। आज राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला राष्ट्रपति कौन होगा हमको नहीं पता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। और जब प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आएगा, जनता के बीच से आएगा, तो उसके लिए एक योग्यता निर्धारित की गई है। और योग्यता के रूप में आप पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति है, देश का पहला पद है, तो भाई 35 साल उसकी उम्र की व्यवस्था की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ये क्या है? इसकी योग्यता है। अब लाभ का पद निर्धारित कौन करता है? संसद करती है। कौन सा पद लाभ का पद होगा, कौन सा पद लाभ का पद नहीं होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? संसद। लाभ के पद में नहीं आते हैं देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधायक, विधान परिषद, ये लोग क्या होते हैं? लाभ के पद में नहीं आते। लाभ के पद में नहीं आने का रीजन ये है कि एक विधायक अपने पद पे रहते हुए विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है, सांसदी का चुनाव लड़ सकता है, राज्यपाल का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हार जाएगा तो फिर से अपना पद आकर के धारण कर लेगा। इसके अलावा कोई भी पद होगा, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रपति का, तो आपको अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। हार जाएंगे, इधर से भी गए, इधर से भी गए। तो किसको, कानून को बनाया किसने? संसद ने। अगर शायद सुप्रीम कोर्ट बनाती तो कुछ सोच समझ करके बनाती, कुछ व्यवस्था के हिसाब से बनाती। भाई इन लोगों ने बनाया, तो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था के अंग है, तो जो भाई बनाया इन्होंने बिल्कुल सोच समझ के सही से ही बनाया होगा। ठीक, इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए आगे कुछ चीज़ें और हैं इसमें कंडीशन। अब कंडीशन ये है कि भाई भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता तो बहुत कठिन तो है नहीं। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे समझिए मैं भारत का नागरिक हूँ, एक कंडीशन मैंने भी पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन है कि उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, मेरी भी उम्र 35 वर्ष है, इस कंडीशन को भी मैंने पूरा कर लिया। तीसरी कंडीशन है किसी लाभ के पद पे नहीं है, कोई लाभ के पद पर मैं नहीं हूँ वर्तमान में, ये भी कंडीशन मैंने पूरी कर लिया। चौथा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। भाई लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता मैं भी रखता हूँ, ये भी कंडीशन मैंने पूरी कर ली। तो ये हुआ कि भाई मेरा भी मन हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाए। देश का भाई पहला चुनाव है, देश का पहला नागरिक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिलेगी। अब इसी तरह मेरी तरह पता चला कि 10, 20, 25, 50 हज़ार लाख लोग लड़ जाए चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में, तो भाई यहाँ तो पूरी भीड़ हो जाएगी, कई महीनों चुनाव चलता रहेगा। तब एक व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा कौन? वही व्यक्ति चुनाव लड़े कि जो गंभीर हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़े कि जो योग्य हो। एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई पूरी भीड़ यहाँ पे ना हो। पूरी इस भीड़ को खत्म करने के लिए देखिए इसके साथ व्यवस्था क्या क्या बनाई गई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अब ये है कि भाई भीड़ कैसे कम हो। अब खुद आप सोचिए कि भाई कौन नहीं चुनाव लड़ सकता है? भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, कुछ नहीं मिलेगा तो ख्याति तो एक मिल जाएगी देश भर, भाई मैं पूर्व कैंडिडेट हूँ जो मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए कम से कम राष्ट्रपति का जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की व्यवस्था होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक मतलब मान के चलिए 50 सांसद या विधायक, 50 अनुमोदक का मतलब मान के चलिए कि 50 फिर सांसद, मिला जुला करके कितने प्रस्तावक अनुमोदक? 100 सांसद या 100 विधायक आपके पास रहेंगे तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए किसके पास 100 सांसद 100 विधायक हैं? किसके पास 100 सांसद? भाई यहाँ तो कंडीशन आकर के मेरी फेल हो गई, एक विधायक एक सांसद नहीं मुझे जानने वाला है, यहाँ से काम खत्म।
तो जाहिर सी बात है जिसके पास 150 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे तो भाई बड़ी पार्टी होगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो बहुत कैंडिडेट नहीं, 2 ही कैंडिडेट होते हैं, एक तो यूपीए का होता है, एक एनडीए का होता है, क्योंकि जो भाई बड़े स्तर की पार्टी होगी उन्हीं के पास होंगे। तो एक कंडीशन बना दी गई कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्लियर है। दूसरी कंडीशन बनाई गई कि राष्ट्रपति का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करना पड़ेगा निर्वाचन आयोग के पास में। जो जमानत राशि जमा होती है वो कितने जमा होती है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपको जमानत राशि के तौर पे। जमानत राशि इसलिए निर्वाचन आयोग अपने पास जमा कराता है कि मान लीजिए आप चुनाव लड़ गए और आपको वोटें नहीं मिला, बिल्कुल वोट नहीं मिला, अपने परिवार का वोट मिला। एक सामान्य वोट की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य, क्योंकि जमानत राशि निचले स्तर से, ग्राम पंचायत से लेकर के हर स्तर पे है। तो इसमें एक व्यवस्था बनाई गई कि 15,000 रुपये आप जमानत राशि जमा करिए और जितने वोट पड़ेंगे वोटों का वैध मत मान के चलिए कि 600 वोट पड़ा, टोटल 600, और 600 का मानिए 1/6 भाग, 600 का कितना भाग? 1/6, तो कितना? 100। अगर किसी व्यक्ति को कुल 600 वोट पड़े हैं और अगर उसको 100 वोट नहीं मिला, 100 वोट मिला और 100 से कम वोट मिला है, मान के चलिए उसको मिल गया 97 वोट, तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त। कहते नहीं है कि इनकी जमानतें क्या हो गई? जब्त हो गई। तो इनकी जमानत राशि हो गई जब्त। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि कुल डाले गए वैध मतों का अगर 1/6 भाग, कितना भाग? 1/6 भाग अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। क्लियर। तो इतनी कंडीशन है। बताइए 15,000 रुपये भी मान लीजिए मैं जुगाड़ करके इधर उधर से व्यवस्था कर देता है, 15,000 रुपये कर दिया मैंने, लेकिन ये कहाँ से लाऊंगा? 50 सांसद 50 विधायक, मतलब कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, बस यहीं से क्या होता है? पूरी व्यवस्था साफ। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत भीड़ भाड़, बहुत भगदड़ नहीं होती है। 2 लोग चुनाव लड़ते हैं और 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, दोनों लोग में से अपना एक हारता है और एक जीतता है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनाता है, अब ये सबके लिए लागू होता है कि जमानत राशि कब जब्त होती है? तो आप कहेंगे कुल डाले गए वैध मतों का, पता चला कि 1000 वोट पड़ा, उसमें से 200 वोट क्या है? खराब हो चुके हैं, तो 800 वोट बचे। उस 800 का जो एक कोई भी कुल डाले गए मत का अगर 1/6 भाग अगर वो मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। जो 15,000 रुपये जमा किए मिलेगा नहीं, 15,000 क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। 15,000 वो ले लेंगे। लेकिन अगर 1/6 भाग प्राप्त करते हैं और चुनाव हार भी जाते हैं तो ऐसी अवस्था में उनकी जमानत राशि क्या कर दी जाती है? वापस कर जाती है। अब जाइए जमानत राशि ले लीजिए। कुछ देखिए और कंडीशन होती हैं कि कब जमानत राशि जब्त होती है और कब जमानत राशि वापस आ जाती है। जैसे देखिए चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव के समय आपने नामांकन किया, कोई भी पद, जैसे वर्तमान में देखिए अभी मैं याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश की कोई एक लोकसभा है शायद मुरादाबाद, वहाँ के सांसद जी थे सर्वेश सिंह, जिनका निधन हो गया है। आज वोट पड़ा, वोट पड़ने के अगले दिन उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए वो चुनाव हार जाते हैं या वो चुनाव जीत जाते हैं, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है और कुल डाले गए मत का अगर 1/6 भाग नहीं प्राप्त करते तो क्या उनको जमानत राशि वापस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति नामांकन कर चुका है, वोट हो चुका है और वोट होने के बाद शायद उसका निधन हो जाए और वो अगर 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में भी उसकी जमानत राशि क्या होगी? जब्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति नामांकन करता है और नामांकन करते समय वो जमानत राशि जमा करता है और किसी कारण बस क्या होता है कि उसका नामांकन रद्द हो जाता है। देखिए वर्तमान में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सूरत में हुआ है। सूरत के जो है बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार वो निर्विरोध जीत गए हैं। अब उनका नामांकन रद्द हो गया, अब यहाँ तो वोटें नहीं पड़ा, जब वोट पड़बे नहीं किया तो 1/6 भाग उनको मिला या न मिला कैसे निर्धारित करेंगे? तो ऐसी स्थिति में उनको जमानत राशि क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उनको जमानत राशि क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। अगर किसी का नामांकन रद्द हो जाता है तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। लेकिन अगर आप वोट पड़ चुका है, वोट पड़ने के बाद अगर आपका निधन वगैरह होता है और आप 1/6 भाग से कम पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जमानत राशि निर्वाचन आयोग वापस नहीं करता है। क्लियर है?
तो ये जमानत राशि की एक क्या है, पूरी प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं, 50। कितने अनुमोदक चाहिए होते हैं, 50। ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है, 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कब जब्त होती है, तो जब कुल डाले गए वैध मत का अगर वो 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। कब जब्त नहीं होगी, भाई देखिए वर्तमान में सिचुएशन बन रही है ना कि वहाँ पे भाई नामांकन उसका रद्द हो गया प्रत्याशी का, अगला प्रत्याशी चुनाव जीत गया निर्विरोध। तो ऐसी स्थिति में भाई वो जमा किया होगा अपनी 25,000 रुपये लोकसभा की, भाई जो सामान्य की जमानत राशि अब जमा किया होगा 25,000, तो 25,000 क्या उसका डूब गया, तो भाई वो तो क्लेम कर सकता है ना कि जब वोट पड़ा ही नहीं तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि मैं 1/6 भाग नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया राष्ट्रपति की योग्यता। अब अगली चीज हम लोग देखेंगे अगली कड़ी में कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, ये हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, भाई कोई भी होता है ना, कोई भी चुनाव होता है, जैसे आप लोग सामान्य रूप से देखे होंगे बहुत सारे लोग ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोकसभा का वर्तमान में चुनाव चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव होगा। तो इस समय आपके लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन वोटिंग होगी आप जाएंगे, आपके सामने प्रत्याशियों की लिस्ट होती है और आप जाते हैं, बटन दबाते हैं, जिस प्रत्याशी को देना होता है उसके बाद उसमें से किसी एक की हार होती है, किसी एक की जीत होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करेगा, तो आप बहुत सारे लोग होंगे। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि नहीं मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया, जो भी छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस समय, जो लाइव देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, भाई आपने तो नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया राष्ट्रपति के चुनाव में, इसका मतलब कि मैं वोट करने के लिए शायद एलिजिबल नहीं हूँ। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसके निर्वाचक मंडल में। तो हम एक चीज़ देखें कि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है देश की, संसद। और संसद का निर्माण किससे हो रहा है, मिलके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके हो रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं लोकसभा के सारे सदस्य, लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य जो 543 सांसद हैं, 543 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट करते हैं। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को क्या करता है, ये मनोनीत करता है। और इस कारण बस ये 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति इनको मनोनीत किया है कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। अब भाई कहीं न कहीं इनकी एक सिंपैथी हो जाए कि अरे भाई इन्होंने मनोनीत किया, चलो हमारा वोट तो इन्हीं को मिलेगा। इसलिए इनको इनके निर्वाचन से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। तो लोकसभा के सारे सदस्य, लोकसभा के सारे सदस्य इसलिए कहा जाता है कि 2020 से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का क्या होता था, निर्वाचन होता था। 2 एंग्लो इंडियन बैठते थे आकर के, मनोनीत होते थे, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उस एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और बाकी लोकसभा के सारे सदस्य जनता के द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। अब अगला इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है, तो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और बहुत सारे कंफ्यूजन, मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों को सारे कंफ्यूजन मैं यहीं से दूर कर दूंगा। तो चलिए एक तो चीज़ समझ में आया कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ में बैठता है, जो कानून बनाते हैं इनके कानून के साथ सामंजस्य बनाना होता है, तो इनको तो अधिकार दिया गया वोट देने का। अगला अधिकार हमने किसको दे दिया, राज्य की विधानसभाओं को। राज्य की विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हर राज्यों की अपनी एक विधानसभा होती है।
और हर राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं सारे भाग लेंगे। तो आप कहेंगे फिर सर राज्यों की इसमें क्या ज़रूरत है? राज्य तो अपना कानून बनाता है, राज्य का कानून जो बनाता है उस कानून में राज्यपाल इंटरफेयर करता है, राष्ट्रपति की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? राष्ट्रपति तो संसद द्वारा बनाए गए कानून में इंटरफेयर करता है, वहाँ पे वो देखता है कि कानून सही है या नहीं सही है। तो देखिए, राज्य की विधानसभाओं को अधिकार इसलिए दिया गया कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग करके या उस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे किसका क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन। और राज्यपाल के माध्यम से वहाँ का शासन क्या करता है? संचालित करता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग रहा है और वहाँ का शासन राष्ट्रपति चला रहा है, तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति राज्यों के शासन में भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राज्य में जब शासन तंत्र फेल होता है तो राष्ट्रपति यहाँ पे शासन भी अपना चलाता है राज्यपाल के माध्यम से। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति राज्यों के भी शासन में क्या कर रहा है? इन्वॉल्व है। तो बताइए, राज्य की विधानसभा नहीं चाहेगी कि भाई राष्ट्रपति जो हो मतलब पक्षपात करने वाला ना हो? इन्वॉल्व होगी कि नहीं इन्वॉल्व होगी वो? इसी वजह से राज्य की विधानसभाओं को भी क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। क्योंकि जो राष्ट्रपति हो वो राष्ट्रपति भी बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति बिना किसी भेदभाव पूर्वक हर राज्यों के साथ एक नियम कानून बना करके चले। तो इस वजह से राज्य की विधानसभाएं भी क्या होती है? राष्ट्रपति के चुनाव में इन्वॉल्व होती है। बस ये रीजन है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इस वजह से राज्य चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि भाई एक ऐसा राष्ट्रपति हो, ऐसा नहीं किसी एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जो आकर के परेशान कर रहा हो, या एक ऐसा राष्ट्रपति हो ज़बरदस्ती राज्यों में आकर के विधानसभा को भंग किया, कहा कि भाई तुम्हारा संवैधानिक तंत्र सही नहीं है, और पता चला कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके ज़बरदस्ती शासन चला रहा है। तो इस वजह से राज्य की विधानसभाएं इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्लियर है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये भाग नहीं लेते हैं। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाता है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति राज्य की शासन व्यवस्था में भी दखल देता है, जिसकी वजह से राज्य भी चाहेंगे कि तुम हम भाई जब राष्ट्रपति हो हमारे अनुकूल हो। तो ये रीजन है। अब अगला ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? तो पहला तो आप लोग पढ़ लिए है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कुल कितने होते हैं? 12। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत हैं। इस समय जो सुधा मूर्ति हैं अंतिम सदस्य मनोनीत हुई थी। तो ये 12 लोग क्या करेंगे? इसमें निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। दूसरा है राज्यों के विधान परिषद सदस्य, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? MLC। राज्यों के जो विधान परिषद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भाग लेते हैं? भाई कहेंगे सर ना कि भाई विधायक भाग ले रहे हैं, MLA भाग ले रहे हैं और विधान परिषद सदस्य भाग क्यों नहीं लेंगे? राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, MLC का भी निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, और इनका भी अधिकार लगभग विधायकों के समान होता है। जिस तरह से राज्य इनका अधिकार लोकसभा के समान होता है, तो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगे भाई? ये इन्वॉल्व इसलिए नहीं होते हैं, एकदम समझिए इस पॉइंट को, अगर जो लोग आज तक नहीं समझे होंगे, क्योंकि जो विधान परिषद की सीटें होती हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, हर राज्य में विधान परिषद सदस्य नहीं है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, 2 तो हो गए हमारे अगल बगल के पड़ोसी, बीच में एक हो गया महाराष्ट्र, अब चले जाइए दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल कुल इतने राज्यों में विधान परिषद के सदस्य हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्यों में। विधानसभाएं कितने राज्यों में? वर्तमान में अगर पूरे राज्य की बात किया जाए तो 28 राज्यों में। केंद्र शासित में बात किया जाए तो 2 में चुनाव हो रहा है, तीसरी जम्मू कश्मीर की सीटें वगैरह निर्धारित हो चुकी है, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है।
28 राज्य में विधानसभा, 28 राज्य के विधायक वोट करेंगे, और विधान परिषद कितने राज्यों में है? केवल 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो बताइए, पता चला कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, और जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, पता चला एक ही उसी पार्टी के 6 के 6 राज्यों में सरकार है, 6 के 6 राज्यों में उसके विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक हैं। तब तो एकरूपता कहाँ पे आई? यहाँ पे एकरूपता कहाँ आई? इस वजह से इनको क्या कर दिया गया? इनके निर्वाचन से बाहर कर दिया गया। अगर यही एमएलसी का चुनाव भारत के सारी विधानसभा वाले राज्यों में होता, जहाँ जहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ पे एमएलसी का चुनाव होता, तो ये भी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते। ठीक है ना? एमएलसी जो होते हैं, राज्य के विधान परिषद सदस्य होते हैं, वो राज्य की विधानसभा की इच्छा पर होते हैं। ठीक है ना? राज्य की अगर विधानसभा चाहेगी, संसद से रिक्वेस्ट करेगी तो एमएलसी की सीटें देते हैं, नहीं चाहेगी तो समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए जो एमएलसी हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, भारत के सारे राज्यों में नहीं है, केवल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, जिसकी वजह से एकरूपता नहीं आती। इस वजह से इनको इस चुनाव में क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। एकदम क्रिस्टल क्लियर इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि केवल 6 राज्यों में है, और पता चला 6 राज्यों में केवल किसी एक ही पार्टी की सरकार, उसी की सबसे ज़्यादा विधान परिषद है, तब तो कहाँ चुनाव में एकरूपता आई? अगर सब राज्यों में होता तब तो सही रहता। इस वजह से इनको क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो आप कहेंगे लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ चीज़ यहाँ से समझिए, एक चीज़ और, क्योंकि देखिए आजकल जो एग्ज़ाम है ना, इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे नहीं बना रहा है कि भाई राज्यसभा में कितने लोग आए, कितने मनोनीत हुए, ये सब नहीं। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा करके कर रहा है आजकल। तो ये तो हो गए हमारे 28 राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या है। अगर हम आपसे बात करें कि भारत में कुल यूटी केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या इन 8 राज्यों के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कहते हैं बिल्कुल सर होते होंगे। तो क्या कुल इन 8 राज्यों में विधानसभाएं हैं? क्या सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं? तो अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति देखें तो एक राज्य है दिल्ली और एक राज्य है पुडुचेरी, जहां वर्तमान 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा एक्टिव है। तीसरा एक राज्य है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे परिसीमन वगैरह कर दिया गया, सीट वगैरह निर्धारित कर दी गई, लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें भी चुनाव वगैरह हुआ नहीं था, तो विधायक निर्वाचित नहीं थे, तो ये लोग इन्वॉल्व नहीं हुए। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में वहाँ की विधानसभा भाग लेती है? तो आप कहेंगे दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और ये व्यवस्था बनाई गई थी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? इन्वॉल्व है, यहाँ की विधानसभा इन्वॉल्व है। कहेंगे सर चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान नहीं है, दमन दीव नहीं है, लद्दाख नहीं है। तो जब विधानसभा है नहीं तो कहाँ से वोट करेंगे? विधानसभा कहाँ है वर्तमान में? जहाँ विधायक हैं वर्तमान में, तो कहेंगे दिल्ली और दूसरी कहेंगे पुडुचेरी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश इन्वॉल्व होता है, और कहेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो आपको याद होना चाहिए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रपति की देखिए ये पूरी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की ये पूरी प्रक्रिया है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सारे लोग वोट वगैरह कर दिए, हो गया, गिनती हो गई, हार जीत हो गई, भाई चुनाव हुआ, निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया, चुनाव कराने के बाद गणना हुई, गणना करने के बाद जीत हार हो गई। अब जीत हार होने के बाद कोई एक विवाद सा उत्पन्न हो गया चुनाव में, कोई भी विवाद हो सकता है। कोई जाकर के कहते हैं कि राष्ट्रपति साहब की 35 साल उम्र नहीं हुई है, अभी 35 साल में 2 महीना कम है। कोई ये जाकर के कह देता है कि ऐसा है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं अभी, ये तो भाई
किसी लाभ के पद पे है, कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी डायरेक्टरी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो अब ये होगा कि भाई जुड़े हुए तो राष्ट्रपति के इन विवादों की जांच कौन करेगा? क्योंकि भाई राष्ट्रपति तो देश का सबसे बड़ा है ना। अब राष्ट्रपति के विवादों की जांच करेगा कौन? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद की जांच हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट करती है। उस विवाद की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही कैसा फैसला होगा? अंतिम फैसला होगा। फैसला कैसा होगा? अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद होता है उसकी जांच करती है और उसका की गई जांच, उसका फैसला जो होता है वो अंतिम फैसला होता है। अब ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद है तो उसकी जांच कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। नहीं, निर्वाचन आयोग क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है, तो आप कहेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। जबकि विवादों का निपटारा और जांच कौन करता है? वो जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये टॉपिक आज हमने आपको बताया राष्ट्रपति से रिलेटेड वो आप लोग को क्लियर होगा। बाकी आप लोग यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होता है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा यहीं से हम लोग आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक तथ्य की जानकारी हो। अब जहाँ तक आप पढ़ें, अगर मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी आपके अब तक क्वेरी वगैरह रही होंगी या जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे की जो क्लास होगी, जो आगे वाला टॉपिक है, तो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।